और आजकल ये उन मुख्य योजनाओं में से है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। DDU का यहाँ पे अर्थ है, फुल फॉर्म है दीन दयाल उपाध्याय। और जो JKY है इसका यहाँ पे फॉर्म है ग्रामीण कौशल्या योजना। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो कौशल है, ये कौशल ना होके कौशल्या है। ठीक है, ये योजना लॉन्च हुई थी 2014 में। इस योजना के मुख्य जो प्रावधान है मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे बताने के बाद जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को एक बार गूगल पे जाकर कोई ऐसा अप्रोप्रिएट टेक्स्ट सर्च करना है। आप कुछ बहुत इनकी जानकारी हो, क्योंकि दो एरियाज है जो इन पॉलिसीज को कवर करते हैं। एक इकोनॉमी है, दूसरा जो आपकी सोशल थ्योरीज है, उनका भी ये हिस्सा है। ये सारी की सारी योजनाएं, वो चाहे रोजगार से जुड़ी हो, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हो, पर्यावरण से जुड़ी। इसलिए ये योजना इनका जो मैप है वो सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपकी वो वर्तमान में राजनीतिक समस्याएं हो, ये कहीं ना कहीं उनका भी अंग है। सामाजिक सरोकार या समस्याएं हो, मुद्दे हो, उनका भी अंग है। और आर्थिक जो समस्याएं और मुद्दे हैं उनका भी अभिन्न अंग है ही है। तो 2014 में ये योजना जिस उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई थी, इसमें भी मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है। हर योजना का जो नाम होता है, कुछ जो फीचर्स होते हैं, कुछ जो विशेषताएं होती है उसी में समाहित रहती है। मैंने आपको बताया है कि एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है ज्ञान। मैंने इस बात पे आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने पढ़ लिया कि फिलहाल भारत की वित्त मंत्री जी का नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण है। ठीक है, चलो अच्छा है कि तुम लोगों को पता है। ये क्या है, ये स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैंने ऐसे ही पढ़ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऐसी ऐसी जितनी भी सूचनाएं होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन में काउंट होती है। ज्ञान क्या है, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, विश्लेषण किया, चिंतन किया और आपने उससे कोई अनुमान निकाल लिया, आपने कोई अपना विचार उसके बारे में प्रस्तुत किया, आपने कोई दूसरी जानकारी उत्पन्न की। तो उस जानकारी के उत्सर्जन को, निर्माण को, सृजन को ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान एक वाइड कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब एग्जाम में बैठो, एग्जाम में नहीं बैठो, अगर पढ़ने के लिए बैठते हो तो जब भी बैठो तो दिमाग ध्यान उतना खुला रहना चाहिए कि अगर कोई चीज नहीं पढ़ी है तब भी कहीं ना कहीं समाधान के आसपास तक पहुंच जाओ। मेरे बात का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो सवाल पूछा है, जैसे कई बार दो स्टेटमेंट देता है तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर आपको आधा पता चल जाता है और एक या दो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो जो सवाल ना होने की संभावना थी उसके हल होने की संभावना बन जाती है। बट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड एक्यूरेट इन डूइंग योर थिंग्स एट अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, वो जरूरी है। अगर आपका धैर्य टूट गया है, आपको लगता है मैं तैयारी का मैं पढ़ रहे मन से गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अगर 30 सवाल होंगे थे तो 25 होंगे। मैं ये लिख के बता रहा हूँ। और आपकी तैयारी भले ही कम है लेकिन आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा जानता हूँ लोगों से, मैं मेरा IQ अच्छा हो सकता है, मेरी शार्पनेस ज्यादा हो सकती है, मैं आराम से करूँ तो आपका एक या दो सवाल एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया आपको कि DDU तो एक नाम हो गया, उसके बाद लिखा है GKY। तो इसमें मुझे बताओ, एक बात तो समझ में आ गई, क्या है ये? दूसरी, वेरी गुड, ठीक है। दो शब्द छिपे हैं तो भावार्थ भाव अर्थ पता होना चाहिए। तो एक ग्रामीण लिखा हुआ है, दूसरा कौशल्य लिखा हुआ है। तो एक से ये तात्पर्य निकलता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास से संबंधित है और दूसरे से ये तात्पर्य या आशय बनता है कि इसका संबंध
कौशल विकास से ही है। तो ये किसी प्रकार की ट्रेनिंग से संबंधित है, किसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब इसमें प्रावधान क्या क्या है? इसमें सबसे पहले ये है कि किस अवस्था के लोगों को इस स्कीम का हिस्सा माना गया है। तो 15 से लेके 35 वर्ष तक के जो लोग हैं वो इस योजना का हिस्सा है। ये सवाल अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया है, तो कैसे आया वो मैं बता दूंगा आपको ये, लेकिन अभी किसी एग्जाम में आया है। इस योजना में मैंने क्या बताया कि जो लोग हैं उनकी अवस्था जो कंसिडर होंगे कितनी होनी चाहिए, 15 से 35 तक का। इसमें कुछ रिजर्वेशन प्रोविजंस भी है, कुछ चीजें आरक्षित है। इसमें 50% जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की गई है SC/ST कैटेगरी के लिए, और 15% हिस्सेदारी इसमें सुनिश्चित की गई है माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। 50% की हिस्सेदारी SC/ST, 15% अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी। और इसमें जो प्रति माह एक सैलरी का प्रावधान है। 3 महीने की ट्रेनिंग अगर किसी ने करी है, वो कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग अगर आपने कर ली है इस योजना के तहत और आपको काम मिला है, तो उस काम में मिनिमम आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सवाल जो भी मैं बताते सवाल आया कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं था, तो उसमें लिखा हुआ था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 15 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को कंसिडर करते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ था। दूसरा था कि इसमें माइनॉरिटी के लिए 15% आरक्षण है। तीसरा लिखा था, चौथा था इसमें जो मिनिमम सैलरी है वो 8,000 रुपए प्रति माह। ज्यादातर लोगों ने जो उसमें, अगर आप मैंने बताया तो आप इनमें से किस पे लगाते हैं? नहीं, गलत ये पूछा इनमें गलत कौन सा है? अभी तो ये आंसर आपको बता दिया मैंने 6,000 बताया, सवाल 8,000 का था। अगर आपको ये ना पता होता तो आप किस पे तुक्का मारते? तो तब तो तुक्का ही होता ना, किस पे मारते हैं? एज वाले पे। तो इसमें ज्यादातर लोगों ने तुक्का मारा है वो माइनॉरिटी पे मारा है। क्यों लगा है? क्योंकि जो ये लोअर पीसीएस का पेपर था, जो लोअर पीसीएस अटेम्प्ट कराया था, दिमाग उसका काम करता ही करता है, आजकल चल क्या रहा है, दिमाग क्या लगाया कि ये प्रधान सरकार की योजना अल्पसंख्यक के लिए है, प्रावधान हो ही नहीं सकता। तो ज्यादातर ने हिसाब से कि नहीं 15% इसमें रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, जबकि सही जो था। तो इसलिए मैंने बताया कि जब एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो सारी चीजें आप की है काम करती रहे तो ज्यादा बेटर अप्रोच है। एक इसका जो मुख्य उद्देश्य था 14 में ये आई, और 14 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, छोटा वो क्या था, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया को एक तरीके का प्रोत्साहन था। क्यों? प्रधानमंत्री कौशल योजना भी और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी, दोनों के अंदर एक ही तरह का प्रावधान है। उसमें एक ही चीज पर ध्यान दिया गया, वो है कौशल प्रशिक्षण। दोनों में ही मुख्य जो बल दिया गया है, विशेष रूप से जो ध्यान रखा गया है वो इस बात का रखा गया है कि कौशल प्रशिक्षण की हमें बहुत सारे आयाम अपनी जो लेबर फोर्स है उसको देनी, ताकि हम उनको अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग आर्ट्स में, अलग अलग स्किल्स में जो है ट्रेन कर सके। ये इसके मुख्य पहलू थे। इसके बाद एक योजना इसमें बच गई जिसका भी हम जिक्र करे थे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसमें मेरे ख्याल से लंबा टाइम हो गया, बोर हो गए होंगे, इतना याद नहीं है देखने के लिए। मेक इन इंडिया की मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, वो आपको नेट से खुद करनी है। ऐसी सरकार की 50 योजनाएं चल रही है जो पूछी जा सकती है। तो मैं अगर योजनाएं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा एक पूरा शास्त्र इसमें चला जाए,
क्योंकि योजनाएं रोज आती है, योज जाती है, छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनका पता भी नहीं किसी को। उधारी देने की, इस उधारी देने की, स्टार्टअप के लिए इतनी योजनाएं हैं। मैं सिर्फ आपको चार छह वो योजनाएं बता रहा हूँ जिन पर मुख्य सवाल आते रहते हैं। इसके अलावा ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको अगर अपने आप को एक अच्छा एस्पिरेंट प्रस्तुत करना है तो आप और से ज्यादा पढ़े। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में ख्याल से आपको नाम तो सबने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ दोबारा, अब की बार कम उठाएंगे। चलो, क्या है मेक इन इंडिया प्रोग्राम? क्या है इसमें? सरकार की क्या योजना है, क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? हाँ। भारत को निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जो भी हमारी वस्तुएं हैं, मतलब मशीन सारी वो भारत में इस मैन्युफैक्चर हो, इसलिए यहाँ सेवा क्षेत्र कहाँ पड़ा है तुमने बताओ मुझे। सेवा क्षेत्र कहाँ पड़ा है? मतलब इसमें, हाँ, ये इसमें 25 क्षेत्र दिए गए थे, इसमें उन पे फोकस किया गया था। बैठ जाए, चलो ठीक है, बहुत कुछ पता है। इसका संबंध सेवा क्षेत्र से नहीं, इसका संबंध सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र से। ठीक है। 25 sectors were recognized which were assumed of very prime importance for the health of the economy. 25 ऐसे क्षेत्र छांटे गए, उनका चयन किया गया जो ये समझेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में एक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल इससे संबंधित जो आएंगे, मैंने बताया कि हर एक योजना की आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि वो कब लॉन्च की गई, तारीख भी पता हो जाता बेटर है। क्योंकि कई योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया है, अभी जो योजना बताया था, ये सारी योजनाएं 2014 की है, तो फिर डेट भी कहीं ना कहीं मैटर करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट का सहारा ले, जो भी रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स है गवर्नमेंट की, थोड़ा बहुत जाके उनके बारे में जानकारी प्राप्त है। तो इसमें उद्देश्य सरकार का ये था, दो चीजें होती है, सरकार को निश्चित करना है विकास, और कुछ नहीं। विकास का मतलब कि लोगों का जो रहन सहन हो कैसे हो, उसके लिए चाहिए निवेश। देखो, हमें कितना उत्पादन करना है किस चीज पर निर्भर करता है। बिना निवेश के तो हम 1 रुपए का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हम कौन सी फैक्ट्री लगाएं, कौन सी फर्म लगाएंगे, डिपेंड करता है हाउ मच कैपिटल वी हैव विद अवर सेल्फ। इफ वी आर लैकिंग with the deficiency of capital, we are confronting issues in acquiring the capitals from domestic as well as foreign sources। तो मुझे नहीं लगता कि हम डेवलपमेंट के एक लेवल को टच कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो चीज आपको डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो आपको कहीं बाहर से मिल जाए, फॉरेन से मिल जाए। आप क्या उत्पादन कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्या कितना निवेश कर रहे हैं, इसको बोलता है कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट नहीं है डोमेस्टिक लेवल पे, तो आपको बाहर की पूंजी मंगानी होगी। बाहर की पूंजी के दो रूप होते हैं, वो मैं आपको मेरे ख्याल से मैंने बताया, एक एफडीआई और दूसरा एफआईआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो एफआईआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो ही मुख्य कारण बनता है आपकी अर्थव्यवस्था में उत्पादक को बढ़ाने का। दूसरे का जो रोल है वो सिर्फ स्पेकुलेशन से पैसा कमाना है। एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स या वो पूंजी आती है जिसकी पहली बार जो है खरीद फरोख्त होती है, यानी कि वो पैसा जो कंपनी की कैपिटल को रेज करता है। जब सीधे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल उससे खरीद फरोख्त होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस वाले हैं, और रिलायंस फिलहाल जो है 5,000 करोड़ रुपए लगा के काम कर रहा है, उसकी वो ऑथराइज इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल उसने जय मार्केट से उठा रखी है। अब रिलायंस अपना प्लांट बढ़ाना चाहता है, तो रिलायंस को क्या करना पड़ेगा, और पूंजी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो रिलायंस क्या करेगा, शेयर
इशू करेगा, जिसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब सबसे पहली पूंजी जुटाती है कंपनी तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके थ्रू वो जो है पैसा उगाती है। वो शेयर हम लोग भी खरीद सकते हैं, वो शेयर को बाकी कंपनी भी खरीद सकती है। तो इन केस हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो बाहर की फर्म हो सकती है, बाहर की कोई सरकार हो सकती है, बाहर का कोई इन्वेस्टर हो सकता है जो इस शेयर को खरीदेगा। अब सपोज कीजिए उस फर्म ने 500 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, जो रिलायंस की कैपिटल है वो 500 करोड़ रुपए से बढ़ गई। तो 500 करोड़ रुपए का जो एफडीआई आया है, वो 500 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट जॉब क्रिएट करेगा, उतना उत्पादन यहाँ पे करेगा। इसमें एक फर्म को ये फायदा है जो इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉफिट अर्न करेगी। मान लिया अमेरिका की कोई फर्म यहाँ पे पैसा लगा रही है तो प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा है, हम लोगों को क्या फायदा है कि इससे 500 करोड़ रुपए के बराबर जो है यहाँ पे रोजगार का उत्पादन होगा, सृजन होगा। 500 करोड़ रुपए लगेंगे, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 3 लोगों को तो रोजगार मिलेगा और उत्पादन भी होगा। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसका एक पहलू तो ये था कि हम लोगों ने जो ये महसूस किया, हम लोगों का मतलब कि हमारी प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स या पॉलिसी मेकर्स है कि इंडिया इज कन्फ्रंटिंग विद द लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में उतना पैसा हम लोग या इतना इन्वेस्टमेंट हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो बाहर से आएगा। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बाहर की जो फर्म्स है वो बाहर से आके यहाँ पे प्रोडक्शन करें। और बाहर की फर्म यहाँ प्रोडक्शन कब करेगी? भाई आप अगर प्रोड्यूसर है तो आप अपने लिए क्या चाहेंगे? बेटर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज, पहली बात, कम टैक्स। अगर आपके प्रोडक्शन पे टैक्स तो लगता है ना, आपके प्रोडक्शन पे कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है, आपके प्रॉफिट पे भी एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है, तो भी तो कोई भी बाहर की फर्म आती है इसके लिए। तो मेक इन इंडिया के तहत पहले तो इस बात पे ध्यान दिया गया कि हम लोगों को बाह्य कैपिटल मंगाना है, और दूसरा इस बात पर ध्यान दिया गया जिसके माध्यम से हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी करना है। तो पहला जो पहलू है जो किससे जुड़ा हुआ है, पूंजी के आवागमन से जुड़ा है, आंतरिक आवागमन से। तो वो एफडीआई अट्रैक्ट करने का एक साधन था। तो उसके लिए दो तीन चीजों पर ध्यान देगा। आधारिक संरचना, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आधारिक संरचना पे ध्यान देगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जो टैक्स रिजिम थे कंपनीज के लिए उनको लिबरल किया गया। और तीसरा, जो एफडीआई की अनुमति थी उसको बढ़ाया गया। इससे पहले डिफेंस में 26% का स्टेक था मेक इन इंडिया से पहले। तो बाहर की जो फर्म्स है डिफेंस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 26% एफडीआई लेके आ सकती थी। उसके बाद इसको 49 इंक्रीज कर दिया गया। रेलवे और कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे एफडीआई 49% था, वहां पर उसको जो है 100% दिया गया। तो इससे एक फायदा तो ये हुआ कि एफडीआई का जो इनफ्लो था, आंतरिक प्रवाह था अंदर की तरफ, वो बढ़ गया। दूसरा इसका पहलू था, मैंने बताया कि रोजगार का निर्माण करना। उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, और उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमने सब सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें कितने सब सेक्टर थे? 25, 25 जो है इसमें सेक्टर समूह आइडेंटिफाई किए हैं। और इसका एक भारत सरकार का 8वें प्लान से ही उद्देश्य रहा है, उसका एक एम रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी वृद्धि या विकास का। समावेशी का अर्थ होता है जिसमें सबका इंक्लूजन होता है। जैसे अंबानी और अडानी के बारे में आजकल बोला जाता है कि उनकी जो संपत्ति है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन जो नीचे का तबका है उसकी संपत्ति, उसकी आय नहीं बढ़ रही है। तो इस विकास को समावेशी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों?
समावेशी विकास या वृद्धि वो है जिसमें सबका पार्टिसिपेशन एंश्योर होता है, उसमें आपको हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। तो ऐसी ग्रोथ जो सब तक पहुंचती है इंक्लूसिव होगी, और ऐसी ग्रोथ जो कुछ ही हैंड्स में कंट्रोल होती है उसको हम नॉन इंक्लूसिव कहते हैं। असमान विकास का मुख्य कारण वही है। तो मेक इन इंडिया का एक मोटिव इंक्लूसिव ग्रोथ भी है। वो कैसे? जो मेक इन इंडिया है मैंने बताया था इसमें क्या किया। एक तो इसमें स्किल स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लग गए इसके सबऑर्डिनेट के रूप में। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, कोई भी हो, स्किल स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद इनको इन सेक्टर से भेज देंगे। तो मुझे बताओ इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? है तो कहाँ है? कहाँ पे है? हम्म, इस पे रूट ठीक है। चलो ठीक है, जो बताना चाह रहे हो बता नहीं पा रहे हो, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। इसका मतलब मैंने वो है अनस्किल्ड है, और अनस्किल्ड लेबर का एक जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो ये है कि इसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्षेत्रों में समाहित नहीं किया जा सकता, वहां पे इसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। हमने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जस्ट टू मेक देम skillful, that means the people who are the part of labor force. So by doing this, we can convert our unskilled labor force into skilled labor force. And if we are making our labor force skilled from unskilled, that means we are enhancing their earnings. We are increasing their earnings. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमने उनको स्किल्ड में तब्दील कर दिया अनस्किल्ड से, तो उनकी जो अर्निंग है, उनका जो रेम्युनरेशन मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। जिस आदमी ने बी टेक कर रखी है उसको फर्म ज्यादा पैसा देगी कि आपने कहा कि मैं 12वीं पास हूं, मैं आपका अकाउंट देख लूंगा, तो किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? जो बी टेक है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसी जो स्किल ट्रेनिंग है उसमें पर्टिकुलर काइंड की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया, ताकि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए आपका स्पेशलाइजेशन है, उसी के बेसिस पर आपका रेम्युनरेशन या आपकी वेज रेट तय हो। अगर आप अनस्किल्ड को स्किल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका जो रेम्युनरेशन है, उसका जो पारिश्रमिक है, पारितोषिक है, उसको बढ़ा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जो है उनको मुख्य धारा के साथ में जोड़ रहे हो, आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो। और क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोअर और वल्नरेबल सेक्शन इच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। जो समावेशी वृद्धि या विकास है उसका ये एक अभिन्न अंग है, उसका एक ऐसा है जिसको सरल नहीं किया जा सकता अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज अवसर दे रहे हो। ठीक है, ये योजनाएं एम्प्लॉयमेंट वाली खत्म होती है। कल हम किसी और योजना में बात करेंगे, अभी 10-5 मिनट बचे हैं। मैं आपको बेसिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मांग पूर्ति बाजार क्या, जो हम अपने बच्चों को बिल्कुल इकोनॉमिक की शुरुआत में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पूंजीवाद होता है, 5 बज गया, पढ़ना चाहते हो या फिर कल ही करें बताओ? हैं? हाँ, कुछ मुझे कुछ लोग थके हुए से लग रहे हैं। ठीक है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि एक चीज एक बहुत लंबे टाइम तक उसको करते हैं ना, योजना योजना योजना, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक स्टैग्नेशन ले आता है। चलो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है वो मुख्य रूप से कुछ बलों पर चलती है, कुछ फोर्सेस पे चलती है। तो हर अर्थव्यवस्था में दो ऐसी कारक पाए जाते हैं, कुछ बल पाए जाते हैं जो उस अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी में। एक अर्थव्यवस्था का साइज, गति, उसका भविष्य निर्भर करता है उसके पास बाजार कैसा है, उसमें खपत कितनी है,
उपभोग कितना होगा। आपका उपभोग ही इस बात को निर्धारित करेगा कि उत्पादन कितना होगा। अगर किसी कंट्री में उपभोग की खपत कम है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होता है, कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फैक्टर होता है आपके कंजम्पशन का। तो हर एक अर्थव्यवस्था दो बलों पर चलती है। एक बल उसमें मांग है, बाजार व्यवस्था, और दूसरा है पूर्ति। बाजार में किसी भी वस्तु का दाम तय होगा तो उसमें दो ही फैक्टर काम करेंगे, एक मांग और दूसरा पूर्ति। ऐसी ही अगर वो कमोडिटी ना होगी, कुछ और चीज है, जैसे डॉलर और रुपए के बीच में क्या संबंध है, वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों की मांग पूर्ति पे। ठीक है, मांग और पूर्ति क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट में बिल्कुल सेम ही रहेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया सस्ता है कि महंगा है, सस्ता है, ठीक है। 1 रुपया 78 79 80 ऐसे घूमता रहता है। अब क्या बोलते हैं उसको, मैंने आपको बताया था कि 1947 में $1 कितने रुपए के बराबर था, 1 रुपए के बराबर, ठीक है। तो 1947 में दोनों करेंसी बराबर थी, और आज की तारीख में दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है कि डॉलर को देख के लगता है पता नहीं मतलब क्या बड़ी करेंसी होगी, और रुपया इतना क्यों गिर गया। तो ये शेयर बोर्ड सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कौन सी करेंसी की मांग कितनी है, और वो मांग कितनी निर्भर करती है, डॉलर क्यों मांगता है। दो कारण इसके हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जैसे चाइना की करेंसी भी बहुत लंबे टाइम तक गिरी, लेकिन पिछले कुछ टाइम पर उनके करेंसी में सुधार हुआ। वो डिपेंड इसलिए कर रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था जैसी होगी आपकी करेंसी को मार्केट दर्ज करेगा। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है, आप करेंसी की मांग बढ़ेगी। मैंने बताया कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर के देश बांधे आपको रुपए के फॉर्म में पैसा लौटाएंगे, और आपने अगर इम्पोर्ट किया है, आप भी बांधे हो, उनकी करेंसी में उनको पैसा लौटाएंगे। तो यहाँ पे मैं मांग और पूर्ति पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ आपसे, आप लोगों से, कि मांग क्या है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं वो बताए मुझे मांग क्या होती है। बताओ, ये तो ये बताएंगे नए बच्चे आए हैं, बताओ भाई, मांग क्या होती है। हाँ, देखो मैंने इन्हें कल ही बताया था, और जो है कितना प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन है। अच्छे मेरे स्टूडेंट वैसे दोनों तुम के अच्छे हैं बेचारे। तो पर मैं क्लास में इनको एक बात बोलता हूँ कि मेंटेन योर एक्यूरेसी। हम लोगों में बस फर्क यही है कि हम चीजों को ना बहुत ही कैजुअली सुनते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, माँ का जो तात्पर्य है अर्थशास्त्र में, वो किसी निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, मान लिया हमने एक साल को एक अवधि मान लिया है, तो उस अवधि में किसी भी कीमत पर, किसी भी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग की जाएगी, उसे मांग कहते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिनका होना अनिवार्य है। जैसे कि मेरी इच्छा है चांद पे जाने की, लेकिन इसे मेरी मांग नहीं माना जा सकता। मेरी इच्छा है कि मेरे पास गाड़ी हो, BMW का ये वाला मॉडल, वो वाला वेरिएंट, ठीक है, या मैं अपने लिए जो है लैम्बोर्गिनी चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिमांड नहीं है, क्योंकि मेरे पास लैम्बोर्गिनी अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, और 2.5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता। तो जब हम अर्थशास्त्र में बात करते हैं तो इच्छाएं, आवश्यकताएं, मांग, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, वो मांग है। इच्छा से आवश्यकता से हमें कोई मतलब नहीं। तो मांग, किसी भी इच्छा को तभी माना जाएगा जब उसके पीछे कुछ एलिमेंट्स काम करें। तो मांग क्या होगी, मांग में 5 एलिमेंट मांग में होते हैं। अब ये लड़की बताइए कौन कौन से होते हैं। हाँ, ठीक है। सबसे पहला ये है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए।
दूसरा जो इसलिए मैंने बताया निश्चित समय अवधि और निश्चित कीमत। दो चीज बच गई, बोलो। एबिलिटी टू पे, पे करने की क्षमता, ठीक है। जो मांग है, मांग मतलब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र का। तो इसे ये बात समझना कि मतलब ये बात आपके मतलब की है कि नहीं है। जैसे मांग की रोज क्या होती है, ठीक है, मांग करने में क्या होता है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल। इसमें मैंने बताया पांच होगी, किसी भी इच्छा को मांग माना जाए। कौन कौन सी बताई? इच्छा। सबसे पहले अगर मैं किसी चीज की मांग करूंगा तो इच्छा होनी जरूरी है। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है, इफ आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे गाड़ी खरीदनी नहीं है, तो मैं उसकी मांग करूंगा ही क्यों? तो सबसे पहला जो अनिवार्य तत्व है वो है कि आपके अंदर किसी वस्तु या सेवा के प्रति इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है कि जब हम मांग की बात करते हैं तो वो एक निश्चित समय अवधि और एक निश्चित कीमत के साथ संबंधित होती है। कीमत का क्या इसमें रोल है? भाई मुझे गाड़ी लेनी है, अब कितनी कीमत पे लेनी है उसके तो पता चलेगा कि उसकी कीमत बाजार में 5 लाख की है या 50 करोड़ की है, तभी तो पता चलेगा कि मेरी मांग होगी कि नहीं होगी। तो कीमत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और समय अवधि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है कि आने वाले 10 साल के बाद मेरे पास 50 करोड़ भी हो, मैं लैम्बोर्गिनी ले भी लूं आज। तो समय अवधि भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दो चीज ये है, इच्छा मांग तभी बनेगी जब आपके पास एबिलिटी टू पे है। आपके पास, आप पेन खरीदना चाहते हैं, आपके पास 10 रुपए होने चाहिए। अगर आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो आप पेन भी नहीं खरीद सकते। तो आपकी इच्छा कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सबसे आखिरी बात ये है कि आपकी इच्छा भी है और आपके पास पैसे भी है, तब भी आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कल के बारे में, परसों के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक पेन की जरूरत है और आपके पास 20-30 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको लगा कि मेरा काम चल जाएगा, 20 रुपए मुझे किराए के भी चाहिए। आपके पास पैसे भी थे, आपकी पेन खरीदने की इच्छा भी थी, लेकिन आपने पैसा खर्च करने के लिए तत्परता नहीं दिखाई। यू आर नॉट विलिंग टू पे, तो वो मांग नहीं की जाती। तो ये पांच के पांच एलिमेंट अगर पाए जाते हैं तो मांग होगी, अदरवाइज तो मांग नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन यही है कि एक निश्चित कीमत पर मैं किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करता हूं, वही मेरी मांग मानी जाए। तो इसमें दो स्टेक होल्डर होते हैं, एक होता है कंज्यूमर साइड जो मांग करता है, और एक होती है प्रोड्यूसर और सेलर साइड। तो जो सेलर होता है वो प्रोड्यूसर के ब्याह पे काम करता है, वो आपको पूर्ति करता है। तो एक पक्ष इसमें पूर्ति करता होता है, एक पक्ष मांग करता होता है। क्या डेफिनेशन तो मैंने बताया, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि के दौरान, एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित कीमत पर एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने को तैयार है, उसी को उसकी मांग कहा जाएगा। किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने की तैयार है, उसी को उसकी मांग कहा जाएगा। कुल मिलाकर अर्थ ये है कि एक कीमत दी हुई है, उस पर मैं कितनी यूनिट्स मांग रहा हूं कि इतनी मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, इतना मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, उसे मेरी मांग कहा जाएगा। जब तक मैं खर्च करने के लिए तैयार नहीं खड़ा हूं, यानी कि मेरी स्थिति ये है, अगर उसने कहा कि 10 रुपए में आप ये ले जाओ, तो मैं 10 रुपए में देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये नहीं कि नहीं, मैं तो पैके देख रहा था, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन हमसे टेक्निकल होती है।
तो जो कंज्यूमर साइड है वो डिमांड करती है, और जो प्रोड्यूसर और सेलर साइड है वो सप्लाई करती है। तो मांग में क्या होता है, मांग कीमत के साथ में उल्टी जुड़ी हुई है। उल्टी कैसे जुड़ी है, जो प्राइस है, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ा मार्केट क्लीयरिंग जो फैक्टर है वो प्राइस है। मेरे ख्याल से अब टाइम ज्यादा हो गया है, कल एक रिफ्रेश माइंड के साथ इसको कंटिन्यू रखेंगे। कल 2 बजे मिलते हैं, ठीक है ना? रीजनिंग की है क्या उसमें, इंग्लिश मैथ्स की रीजनिंग कल देख के बताओ, कुछ तो बता दो। बताओ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है आपके पास जितनी भी कार्य कर सकने वाली लेबर फोर्स है वही आपका डिविडेंड है, लाभांश है, लाभ है। तो जितने 15 से 60 वर्ष तक के लोग आपके पास ज्यादा है उतना ही आपको लाभ है, इसको जनाने के लाभांश बोलते हैं। यानी कि जितनी लेबर फोर्स ज्यादा है, यानी कि 15 to 68 के जो वो 41% आ रहा है, वो अगर 50% होगा तो आपको ज्यादा एडवांटेज है। 100% तो किसी को ही नहीं सकता, क्योंकि 60 के बाद के कुछ में है, वो 14 से पहले के तो 50 to 60 परसेंटेज में जितना ज्यादा होगा डेमोग्राफिक डिवाइडेंड उतना ज्यादा होगा।